नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श के आज इस खास एपिसोड में बेहद ही खास जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। लगातार हम बात करते हैं कैसे हमारे जो किसान हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उनका जो मुनाफा है वो बढ़ सकता है और किस तरीके से हमारे देश की जो कृषि है वो आधुनिक कृषि में परिवर्तित हो सकती है। अब बदलाव की बयार जो है वो सीधे तौर पे हमें नज़र आती है और इसके लिए ना सिर्फ हम कह सकते हैं एक तरह का जो कदम है वो उठाया गया, बल्कि हम देखते हैं कि सामूहिक तौर पे जो कदम है वो उठाए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अब परिणाम आने जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इसी को लेकर अगर इस कड़ी में हम बात करते हैं, खासतौर से एफपीओ की बात की जाए, स्टार्टअप की बात की जाए या जो हमारे एग्री एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी बात की जाए, तो इनका अब काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान जो है वो भी नज़र आ रहा है। और सरकार की कोशिश यही रही है कि तमाम जो कड़ियां हैं उनको किसी भी तरह एक साथ लाया जाए, जिससे किसान के लिए ना सिर्फ सुविधाएं हो, सहूलियत हो, बल्कि उनको जो सेवाएं हैं वो भी बेहतर तरीके से मिल सकें। और आपको बता दें, हाल ही में अब उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ भी एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है 23 दिसंबर को एफपीओ को लेकर, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम जो एफपीओ हैं वो वहाँ शामिल होंगे और नई नई तकनीक जो है उसकी भी जानकारी बाकी जो किसान हैं जो दूर दराज इलाकों से आएंगे उनको भी वहाँ पर मिलेगी। और किस तरीके से ना सिर्फ तकनीक की बात कही जाती है या और भी जो जानकारी है वो अब किसान ले पा रहे हैं, इसमें सरकार का योगदान है, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनका। और साथ ही जब हम बात करते हैं खासतौर से निजी क्षेत्र की, तो वहाँ भी अब प्रयास यही किया जा रहा है कि किस तरीके से जो हमारा कृषि क्षेत्र है वहाँ पर और भी ज़्यादा सुविधाएं जो हैं वो किसानों को दी जा सकें। और ये सुविधाएं सिर्फ सीमित नहीं है किसानों तक, बल्कि जब उनकी जो उपज है, जो उत्पाद बाजार तक पहुँचता है, तो ये सुविधाएं मिल सकें एक उपभोक्ता को भी। और इसी वजह से आज हम यहाँ बात कर रहे हैं उपज से लेके बाजार तक की। जी हाँ, विचार विमर्श में आज इस पर हम आपको जानकारी देंगे और इसके लिए एक खास पैनल आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। उनका परिचय आपसे हम करा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं रितेश चौहान जी। आप मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका रितेश जी। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुलदीप सिंह जी, आप महाप्रबंधक हैं राष्ट्रीय बीज निगम के। इनसे भी हम जानकारी लेंगे किस तरीके से बीज जो कि आधार कहा जाता है उसको और ज़्यादा बढ़ावा यहाँ दिया जा रहा है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं श्री नवनीत रविकर जी, आप अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं लीड्स कनेक्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत रविकर जी। और राजेश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप लीड मॉडल फार्म एंड कोलैबोरेशन है बायो क्रॉप साइंस से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत राजेश जी। तो देखिए अच्छा खास पैनल जो है वो हमारे साथ यहाँ आज मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ना सिर्फ जो तस्वीर है कृषि क्षेत्र की हमारे देश में वो अब बदलती हुई नजर आ रही है और इस तस्वीर के बदलने से तकदीर बदल रही है हमारे किसानों की। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे उस आधार की जिसके बदौलत सारी चीज़ें जो आगे बढ़ती हैं, यानी बीज की अगर बात की जाए, अच्छा बीज होगा तभी अच्छी फसल हमें मिल पाती है, लेकिन किस तरीके से गुणवत्ता युक्त बीज जो है उसकी बात कही जाती है। और इसमें राष्ट्रीय बीज निगम की अगर बात की जाए, मैं यहाँ जानना चाहूँगा कुलदीप जी आपसे, ना सिर्फ बीज की सुविधाएं और किस तरीके से राष्ट्रीय बीज निगम जो है वो ये प्रयास कर रहा है कि जो कृषि क्षेत्र की स्थिति है उसमें बदलाव लाएं, किसानों को फायदा पहुँचाए, और खासतौर से जब एफपीओ की हम बात करते हैं तो। बहुत ठीक कहा आपने। राष्ट्रीय बीज निगम आज वर्तमान में लगभग 80 क्रॉप्स के 621 वैरायटीज़ का बीज पैदा कर रहा है जी। ये बीज विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा पैदा किया जाता है। इसके लिए बीज निगम के पास 6 फार्म हैं जिसमें टोटल एरिया 22,000 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त देश के विभिन्न प्रांतों में 13,500 पंजीकृत बीज प्रोड्यूसर हैं जिनके द्वारा ये क्वालिटी गुणवत्ता वाले बीज उत्पन्न किए जाते हैं जी। इन बीजों की बिक्री के लिए विभिन्न राज्यों में डीलर्स अपॉइंट किए गए हैं जिनकी संख्या लगभग 3,000 है जी। और वर्तमान में इन बीजों की बिक्री बढ़ाने के लिए और किसानों को उचित मूल्य में बीज उपलब्ध हो सके, अभी हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। इसके तहत हमने अभी तक 240 एफपीओस को अपना बीज वितरक नियुक्त किया है जी, जिससे को किसानों के अच्छे बीज और उच्चतम दर पर उपलब्ध कराए जा सकें। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो बदलाव है वो अब नज़र आता है जो किसान है और साथ ही हमारे किसान उत्पादक संगठन यानी जो एफपीओ हैं उनकी वजह से काफ़ी सहूलियत जो है वो हो जाती हैं। जो दूसरे किसान हैं दूर दराज क्षेत्र में हैं उनको भी अब समय रहते बीज की जो उपलब्धता है वो जाहिर तौर पर हो जाती है। और एक लक्ष्य देखिए हमने निर्धारित यहाँ पर किया था जो एफपीओ हमारे उनको लेकर 10,000 नए एफपीओ के गठन का, उसमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं जो लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो रहे हैं और मेरे ख्याल से कुछ ही समय बाद वो जो लक्ष्य है समय रहते
हासिल भी हम कर लेंगे, लेकिन ये बेहद ज़रूरी कि ना सिर्फ लक्ष्य हासिल किया जा रहा है बल्कि उसका फ़ायदा जो है किस तरीके से मिल रहा है। लेकिन किसान के जहन में ये आता है कि हमने अच्छा बीज तो लिया, इसके बाद हमारी फसल में अगर किसी तरह का नुकसान हुआ फिर हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए भी सरकार की योजनाएं हैं और खासतौर से रितेश जी, यहाँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि एक विश्वास जो है वो किसान का सीधे तौर पर नजर आता है इस योजना को लेकर। क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? जी मुकुल जी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज न केवल देश में लेकिन पूरे विश्व में मैं कहूँगा एप्लीकेशंस के हिसाब से सबसे बड़ी योजना क्रॉप इंश्योरेंस की बन गई है और किसानों का हमें विश्वास भी मिला है, प्यार भी मिला है और काफ़ी फीडबैक भी आता रहता है। हमारी कोशिश यही है कि किसानों को जो प्राकृतिक आपदा या जोखिम जो कृषि में रहते हैं उससे उनका एक प्रोटेक्शन की जाए और इस उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम पे किसानों को कवरेज दी जाती है जी, जो कि बोने से लेकर कटाई के बाद तक की कवरेज सरकार ने सुनिश्चित की है। और मुझे खुशी है आज बताते हुए कि अभी तक किसानों का लगभग मात्र 28,000 करोड़ किसानों से हमने प्रीमियम लिया जी, लेकिन 1,28,000 करोड़ से ऊपर जो क्लेम्स हैं वो किसानों में बढ़ चुके हैं 2016 से लेकर अब जी। तक। और शायद यही एक बड़ी वजह है कि किसान को लगता है कि अगर मैंने भले ही बीमा कराया और एक छोटी राशि के तौर पर अगर हम जमा भी कराते हैं तो उसके बदले हमारा कहीं ना कहीं फसल की जो सुरक्षा है वो बखूबी हो जाती है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने। ना केवल फसल की सुरक्षा लेकिन किसान को एक कॉन्फिडेंस भी आता है जी कि अगर उसकी फसल का नुकसान भी होगा तो उसकी आय में जो नुकसान है वो नहीं आएगा और इससे एक किसान को एक सुदृढ़ता मिलती है कि वो नए से नई तकनीक का उपयोग करे और बेहतर से बेहतर कृषि की ओर बढ़े जी। और ऐसा हमारे देखने में भी आता है कि जिन राज्यों में फसल बीमा अच्छे से लागू किया जा रहा है वहाँ कृषि और उन्नत हो रही है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा लगाई जा रही है, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जो है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का इस क्षेत्र पे भी आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस वजह से हम कह भी रहे हैं कि एक जो विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत यहाँ नज़र आता है किसान का। फिलहाल यहाँ नवनीत जी आपसे भी जानना हम चाहेंगे किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि हमें एक किसान जो है उस तक पहुँच अपनी बनानी होगी, क्योंकि किसान के लिए जो बिक्री है वो एक मुश्किल कार्य रहता है अपनी उपज की बिक्री को लेकर, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि उसको बाज़ार तक ना आना पड़े, वहीं उसका जो उत्पाद है वो खरीदा जा सके। ऐसे में आपकी जो संस्था है उसके द्वारा किस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामंजस्य है वो बिठाया जाता है? ऐसा है मुकुल जी कि जब हम जोखिम की बात करते हैं तो जोखिम खेत के जब हम उगा रहे होते हैं तब भी होती है जी। और जब उपज हो जाता है उसके बाद भी जोखिम है कि वो बिके नहीं समय से सही तरीके से जी। हम कोशिश ये करते हैं कि हम किसान को शुरुआत से खेत से लेकर किचन तक की पूरी उनको जानकारी दी जाए और उनको हम मार्केट एक्सेस दें, मार्केट लिंकेज दें। एफपीओज को और फार्मा प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं जी, उनको हम प्रॉपर मार्केट एक्सेस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं अपने ऐप के थ्रू। साथ ही साथ उनको हम बीमा और जैसे सर ने बताया इंश्योरेंस, वो दोनों की ही वो एक्सेस उनको दिला रहे हैं। जी बिल्कुल। और अभी तक हम देखते थे मार्केट इंटेलिजेंस की बात कही जाती थी, तो कोशिश यही है कि स्मार्ट फार्मिंग के बाद अब स्मार्ट फार्मर जो है वहाँ तब्दीली की जाए। बिल्कुल, स्मार्ट फार्मर नहीं, हमें तो फार्मर प्रेन्योर बनाना है जी, एग्री प्रेन्योर पैदा करने हैं जिससे कि लोग जो पैदावार कर रहे हैं वो उसको अच्छे तरीके से पैदा भी करें। उसकी ग्रेडिंग सॉर्टिंग, अभी जो हमें इश्यूज आ रहे हैं एफपीओ से डील करने में, वो सबसे बड़ी इशू है कि उपज तो हो जा रही है बट जो वो ग्रेडिंग सॉर्टिंग होना चाहिए और जिस तरीके की क्वालिटी हमें खरीदनी है या एक्सपोर्ट करना है उस तरीके की क्वालिटी हमें नहीं मिल पाती है। अगर फसल खराबा हो गया तो उसके बाद तो क्वालिटी खराब थोड़ी सी हो ही जाती है और उपज में कमी भी आ जाती है, बट उसके बाद अगर उपज बहुत बढ़िया भी हो गया हो तब भी हमें इस बात को ये करना पड़ेगा कि जो दुकानों तक पहुंचना है और एक्सपोर्ट करना है, अगर हम उसको मार्केट एक्सेस दिला सकते हैं तो हम उसको बेटर वैल्यू दे सकते हैं। अगर उपज ज़्यादा भी हो गया तो किसान को कहीं फेंकना ना पड़े, उसको बर्बाद ना करना पड़े। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो किसान के लिए जो जोखिम है उसको कम से कम किया
जा रहा है वो बिल्कुल ना रहे, किसान के लिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। राजेश जी, आपसे भी हम जानना चाहेंगे यहाँ पर किस तरीके से आपकी जो संस्था है वो भी कोशिश में लगी हुई है कि ना सिर्फ जो मूलभूत सुविधा हैं वो तो किसानों को मिल सकें, बल्कि और किस तरीके से जो फायदा है वो किसानों को मिल सकता है, कृषि क्षेत्र में मिल सकता है आपकी संस्था द्वारा। हम लोग किसानों को नई तकनीकी के माध्यम से उनको अच्छी तरह खेती करने के लिए एजुकेट करते रहते हैं। साथ में हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमने एक अपना लक्ष्य भी निर्धारित किया हुआ है कि हम अगले 4 से 5 सालों में कम से कम 3 से 4 करोड़ किसानों तक पहुंचेंगे। उसके लिए हमने जो सामान्य तरीका है किसानों तक पहुंचने का, जो एक परंपरागत तरीका था कि वहां पे जाके उनके गांव में डेमोन्स्ट्रेशन लगाएं, दिखाएं या और कॉल सेंटर के माध्यम से संपर्क करें, अब हमने एक नए तरीके पे काम करना शुरू किया है जी। जो उत्पादक कंपनियां हैं, जो समूह बन रहे हैं, एक प्रकार से कलेक्टिवाइजेशन हो रहा है किसानों का, उनके माध्यम से किसानों तक, ज़्यादा किसानों तक पहुंचने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। उसके लिए भी हमने एक लक्ष्य रखा है कि हम अगले 3 से 4 सालों में ज़्यादातर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज के किसानों को कनेक्ट करेंगे और उससे हमें 2 फायदे होने वाले हैं और किसानों को भी फायदे होंगे। हमें फ़ायदा ये होगा कि हम कम ऊर्जा में ज्यादातर लोगों तक पहुंचेंगे। एक ग्रुप से मिलके हम 4 से 500 लोगों तक पहुंचेंगे। ज्यादातर किसानों से जुड़ने की बात हम करते हैं, अभी आपने एक आंकड़ा भी दिया कितने किसानों से हम जुड़ चुके हैं, लेकिन अगर किसानों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत से किसान ऐसे हैं जो उनको लगेगा शायद हमारे पास तक अभी ये सेवाएं नहीं पहुंची हैं। किस तरीके से कोशिश की जा रही है कि हर एक किसान तक, जो उनका आंकड़े की अगर खास तौर से हम बात करते हैं, हर एक किसान तक जो सेवाएं हैं, जो सुविधाएं हैं, वो पहुंचाई जा सकें? ये एक आपको समझना होगा, हम सबको समझना होगा कि अपना देश बहुत बड़ा है, 15 करोड़ से ज़्यादा काश्तकार हैं यहाँ पर जी। और किसी के लिए, किसी एक कंपनी या किसी एक विभाग के लिए ये संभव नहीं है कि 15 करोड़ किसानों तक कोई नई चीज़ पहुँचाई जाए। ये बहुत मुश्किल और कठिन काम है जी। उसके लिए जो ये सरकार का प्रयास हो रहा है किसानों को कलेक्टिवाइज करने का FPO के माध्यम से, ये एक बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। इससे हम तकनीकी को किसानों तक पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अगर एक ग्रुप में किसान है, एक किसान को हमने कोई तकनीक पहुंचाई या उनके समूह को पहुंचाई, उनको देख के बाकी लोग भी अडॉप्ट करेंगे जी। दूसरी चीज़ एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि आगे आने वाली जो खेती है, जो विश्व का पूरा बाजार बन रहा है और आपको जानकारी है कि काफ़ी तेज़ी से हमारे कृषि के उत्पादों का मार्केट विदेशों में भी बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। उसके लिए किसानों को तब तैयार करना होगा कि विदेशी बाजार के लायक प्रोड्यूस पैदा करें, और वो पैदा तभी हो पाएगा जब उनके पास तकनीकी जाएगी कि किस तरह से खेती करें, किस तरह से वैरायटी सेलेक्ट करें। कोशिश यही है कि चरणबद्ध तरीके से जो अलग अलग कड़ियां हैं इनको जोड़कर जो एक तकनीक की आवश्यकता है, जिस जानकारी को किसान जानना चाहता है, वो जानकारी किसान के द्वार पर ही उसे दी जा सके जी। और खासतौर से तेज जी अगर देखा जाए तो हमारी जो कृषि मंत्रालय की जो अलग अलग योजनाएं हैं उनमें भी कोशिश ये की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमने देखा कि लगातार जागरूकता अभियान जो है, या फिर हम अगर बात करते हैं कि किस तरीके से और ज़्यादा जानकारी जो है किसानों को दी जा सकती है, इसके लिए हमने देखा अलग अलग कार्यक्रम जो हैं अभियान के तौर पे चलाए गए। जैसा कि एक और पैनलिस्ट ने भी कहा कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर किसान तक जानकारी स्कीम्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में पहुंचाई जाए जी। तो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी हमने पाया कि काफ़ी किसानों को इसके बारे में जानकारी नहीं पहुँच पाती थी। तो भारत सरकार ने निश्चित किया कि जितना भी प्रीमियम योजना के तहत कलेक्ट होगा उसका 0.5%, जो कि साल में लगभग 200-300 करोड़ के आसपास बन जाता है, वो फिक्स कर दिया गया कि विभिन्न गतिविधियों द्वारा किसानों तक हम जानकारी पहुंचाएंगे जी। इसी कड़ी में फसल बीमा पाठशाला का आयोजन, फसल बीमा सप्ताह का आयोजन जी। और अभी रिसेंटली हमने एक मेरी पॉलिसी मेरे हाथ मुहिम भी चलाई, जिसमें किसानों के घर घर द्वार जाकर उनको फसल बीमा की पॉलिसी दी गई जी। और उनको इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी दी गई। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें देखने को मिला। इस खरीफ में हमारे जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं, यानी स्वैच्छिक रूप से जो फार्मर्स आ रहे हैं, उसमें लगभग 17% की वृद्धि पिछले खरीफ के बनिस्बत हमें देखने को मिली है जी। और मैं आपके माध्यम से अपने किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अभी भी रबी की जो एनरोलमेंट है वो जारी है। कई राज्यों में 31 दिसंबर और कईयों में 15 दिसंबर तक की इसकी तिथि है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई इससे जुड़ेंगे
तो मैं समझता हूँ कि उनकी जोखिम से जो उनकी प्रोटेक्शन है वो ज़्यादा होगी। बिल्कुल। और देखिए जो किसान है वो शायद इंतज़ार नहीं करता कि कब उनको कहेंगे आप इस योजना से जुड़िए, वो खुद से उस चीज़ को जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसको अपनाते भी हैं। और जो आंकड़ा आपने दिया वो इस बात का उदाहरण ही है कि किस तरीके से अब स्वैच्छिक होने के बाद भी हमारे जो किसान हैं वो इस योजना में बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हो रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि एक फसल के लिए जो सुरक्षा कवच है वो रख सकें। जिस तरीके से हम अपनी सुरक्षा कवच की, अपने बीमा की जब हम बात करते हैं, यहाँ कुलदीप जी जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से जब हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय बीज निगम कोशिश लगातार यही रही है कि अच्छा उन्नत बीज जो है वो हमारे किसानों को मिले, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं थोड़ा सी जो एक गति जो है उसमें परिवर्तन हम देखते हैं, क्योंकि पहले कब किसान जो है उनको थोड़ी सी दिक्कतें होती थी बीज मिलने में या मिल नहीं पाता था। इन तमाम समस्याओं को तो दूर किया ही गया, लेकिन कैसे उन्नत बीज, गुणवत्ता वाला जो बीज है वो किसान को दिया जाए, इसमें आपको लगता है कि जो FPO हैं वो काफ़ी कारगर रहे हैं NSC के साथ मिलकर? मुकुल जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, पिछले 2 महीने में जो हमने मुहिम छेड़ी जिसमें हमने 240 FPO को अपना वितरक अपॉइंट किया, उसमें हमने रबी सीजन में लगभग 8000 कुंटल बीज जी, जिसमें चना, गेहूं और सरसों के थे, किसानों को जो है सीधे उनका उपलब्ध कराया, जिससे किसान भाइयों को उनका लाभ मिला जी। इसके साथ ही अभी बीज निगम ने एक नई जो पॉलिसी अपनाई है, हम ऑनलाइन सीड बिक्री के थ्रू भी जा रहे हैं। इसमें माई स्टोर ऐप पर जो है किसान भाई अब इस ऐप को डाउनलोड करके सीधे नेशनल सीड कॉर्पोरेशन का बीज अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो सुविधाएं हैं, जो सहूलियत है वो किसान के लिए बढ़ाई जा रही है, और ऑनलाइन प्रणाली के जरिए काफ़ी, क्योंकि पारदर्शिता रहती है इसलिए किसान का जो विश्वास है वो उस पर बहुत जल्दी से होता भी है। लेकिन अगर देखा जाए नवनीत जी, वहाँ पर चुनौतियाँ भी काफ़ी हैं। अगर एक किसान जल्दी से विश्वास भी कर रहा है तो शायद 2 किसान ऐसे होंगे जो उनको शायद टोकते होंगे कि आप एकदम से इस पर विश्वास मत कीजिए। ऐसे में किस तरीके से चुनौतीपूर्ण लगता है आपको ये कार्य? ये कार्य जो है हमें ऐसा लगता है, जो हम लोगों ने अभी तक हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है किसानों और किसान समूह से काम करने का, हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें इस पे और वर्क करने की और कार्य करने की ज़रूरत है। हमें बहुत सारे जगह पे प्रोडक्शन सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर्स लगाने हैं जी, और हम वहाँ पर अपने ऐप के ज़रिए किसानों से कांटेक्ट करके, FPO से कांटेक्ट करके किस तरीके से जो उनका पैदावार है वो लेकर अपने पास आए, उसको करें और उनको उसको मार्केट तक पहुंचाए, पैकिंग करके, ब्रांड करके, और साथ ही साथ उनको हम एक्सपोर्ट मार्केट में भी भेजें। उसके लिए ग्रेडिंग सॉर्टिंग सेंटर्स अगर फार्मर्स बना पा रहे हैं या FPO बना पा रहा है तो हम उसको भेजें, और FPOs को हम ग्रेडिंग सॉर्टिंग सेंटर लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। PM-FME योजना है और EIF योजना है, उसमें हम उनको प्रोत्साहित करें, बिकॉज इन योजनाओं की भी जो लाभ है वो हमारे किसान नहीं उठा पा रहे, हमारे फार्मर और हमारे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अभी भी नहीं उठा पा रहे, उसको उनको सिखाना, पढ़ाना और उनको आगे बढ़ाना चाहिए इसमें अभी। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से लगातार जो जागरूकता है वो फैलाई जा रही है, ना सिर्फ सरकार की जब हम बात करते हैं जो अलग अलग प्रयास हैं, बल्कि इसके साथ साथ निजी क्षेत्र से भी अलग अलग संस्थाएं जो हैं वो आगे निकल कर आ रही हैं, और उन्हीं के लिए कोशिश की जा रही है कि कैसे उनसे भी जो किसान हैं जुड़ सकते हैं, क्योंकि किसान जानता है कि अब बदलाव जो है जाहिर तौर पर वो हमें अपनाना होगा, तभी जो बदलाव है कृषि क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर हम देख सकेंगे, और तभी हमारा जो किसान है, जो अन्नदाता है, वो आर्थिक रूप से और मजबूत हो सकेगा। फिलहाल FPO के जरिए और किस तरीके की मदद हम कह सकते हैं जो किसानों को मिल रही है, कितना लाभ इसके जरिए मिल रहा है, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं उपज से लेके बिक्री तक। जो यहाँ एक किसान के लिए अगर देखा जाए तो सुबह से लेके रात और उसके बाद रात भर ये इंतज़ार रहता है कब सुबह होगी, कब कैसे जो उसकी उपज है वो सुरक्षित रह सकती है। फसल अगर खेत में लहला रही है तो वहाँ पर कैसे वो सुरक्षित रह पाएगी, कहीं किस तरह का कोई खतरा तो नहीं है, अचानक से बारिश तो नहीं होगी, ओलावृष्टि तो नहीं हो जाएगी। तमाम तरह की जो जोखिम है किसान उनसे जूझता रहता है और ऐसे में आवश्यकता होती है कि अगर उसको बाजार की जानकारी लेनी है, बिक्री की जानकारी लेनी है तो वो कैसे ले। अक्सर हम यही देखते हैं जो किसान हैं उनकी चिंताएं हैं फसल के साथ जुड़ी रहती हैं और वो सोचते हैं कि एक बार उपज आ जाए उसके बाद शायद बेहतर स्थिति हो सकती है। लेकिन आज के समय को अगर देखा जाए अब किसान बाजार की जानकारी रखता है, बिक्री की सारी जानकारी रखता है। एक फ़ोन के ज़रिए, ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए हमारे जो किसान हैं अपनी उपज को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसमें निजी क्षेत्र की अलग अलग संस्थाएँ हैं जो कि लगातार मदद कर रही हैं। FPO की अगर हम यहाँ बात करते हैं जो लगातार कोशिश यही कर रहे हैं कि एक किसान को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं और ना सिर्फ एक किसान बल्कि उस किसान के साथ जो बाकी किसानों का विश्वास जुड़ता है। वो किसान जब जुड़ते हैं तो जाहिर तौर पर किसान अपने आप को एक व्यवसाय के रूप में भी देखता है और एक कंपनी के रूप में बदलने में उसमें समय नहीं लगता। राजेश जी, इस बारे में आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँगा किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो लगातार कोशिश में रहते हैं कि बदलाव उन्हें भी चाहिए, वो भी चाहते हैं कि अच्छा मुनाफा उन्हें मिल पाए। लेकिन जो हमारे FPO की जब हम बात करते हैं कि किस तरीके से लगातार जो FPO हैं उन्हें सपोर्ट भी कर रहे हैं, मदद भी कर रहे हैं और कितना बदलाव जो है एक किसान के नज़रिए से अगर देखा जाए उन्हें चाहिए और उसमें हम कितने सफल हैं जो हमारी संस्थाएँ हैं। FPO जो कुछ FPO तो बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, और उसमें हमारा जो अनुभव है अभी तक कि FPO में जहाँ किसान ही खुद से आगे आता है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा किसान आता है और शुरुआत करता है FPO में काम करने की, तो वो FPO अच्छा करते हैं। और शुरुआती बिजनेस के लिए ज़रूर सहयोग चाहिए होता है, सरकार का भी चाहिए होता है, निजी क्षेत्र को भी हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि वो आएँ और FPOs के साथ काम की शुरुआत करें और आगे चल के एक बहुत बड़ा अवसर बनने वाला है। और अवसर इस मायने में बनने वाला है कि उसके माध्यम से आप जो नई टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी सबको पता है कि महंगी भी होती है और उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करने के लिए स्केल की ज़रूरत है। और ज़्यादातर भारत के, हमारे देश के किसान छोटे किसान हैं और जो FPO के माध्यम से जुड़ के काम करेंगे तो उनको एक बड़ा स्केल मिल पाएगा और वही स्केल इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को इंश्योर करेगा और नई तकनीकी को वेलकम करने में भी आसान होगा, देश में वो लगाई जा सकेगी। जैसे कि हमने अभी FPO के माध्यम से कुछ ड्रोन सेंटर भी शुरू करने का कोशिश किया है। अभी यूपी में हम लोग एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहाँ भी कुछ से ड्रोन सेंटर हम स्टार्ट करेंगे। और उससे क्या होता है, जो इन्वेस्टमेंट्स है, जैसे आप ड्रोन सेंटर या कोई सर्विस सेंटर लगाते हैं तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है 10, 15 या 20 लाख का होता है। अगर ग्रुप में किसान होते हैं तो फिर वो रिटर्न आ सकता है, उस इन्वेस्टमेंट का लाभ किसान को भी और इन्वेस्ट करने वाले संस्था को भी मिलता है। तो उसके इस माध्यम से, FPOs के माध्यम से हम बहुत नई नई चीज़ों पे काम शुरू कर रहे हैं और बाकी सभी लोगों को जो इस वैल्यू चेन में, कृषि मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं, उनके सबके लिए FPO एक बड़ा अवसर है आगे भी। काफ़ी बड़ा अवसर। देखिए जब हम बात करते हैं किस तरीके से हमारे जो किसान उत्पादक संगठन है वो लगातार इसी प्रयास में है और नई नई जब तकनीक की जानकारी आती है, अभी जैसे राजेश जी ने जिक्र किया यहाँ पर ड्रोन तकनीक की अगर बात की जाए, एक किसान को ये पहले असंभव लगता था लेकिन अब हमारे ही किसान हैं जो इसको संभव कर रहे हैं, वो भी FPO से जुड़कर। यानी अब किसान जो है वो जानने लगा है कि अगर हम एक साथ काम कर रहे हैं तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हमें इसमें मिल सकता है। और ख़ासतौर से जहाँ तक तकनीकी जानकारी की बात की जाती है, कुलदीप जी, अगर इसमें देखा जाए पहले हमारे जिस तरीके से बीज का उत्पादन हम लेते थे वहाँ भी अब तकनीक जो है बदल चुकी है और ये सारी तकनीकी जानकारी जो है किसान तक भी पहुँचाई जा रही है। मुकुल जी, जैसे मैंने आपको बताया, हमने FPO को ना कि बीज विक्रय के साथ साथ हमने FPO को बीज उत्पादन के लिए भी जो है अपने साथ जोड़ा है जी। और अभी मैं आपको बताते हुए मेरे हर्ष हो रहा है कि हमारे हरियाणा राज्य में, उत्तर प्रदेश राज्य में जो रबी फसलों के बीज हैं, स्पेशली गेहूं के बीज और मटर के बीज, इसमें काफ़ी FPO बीज उत्पादन के साथ हमारे साथ आए हैं। तो उसमें सीधा लाभ जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जिसमें कि आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन की स्कीम्स हों, उनकी सब्सिडी हो, सीधा लाभ उनको किसानों को मिलेगा सीधा।
और इसी के साथ जितनी भी तकनीकी जानकारियां हैं, तकनीकी जानकारियां, नए नए बीज, सबकी उपलब्धता एफपीओ को कराई जा रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो हमारे एफपीओ हैं उनको सारी जानकारी जो है वो दी जाती है, और ये एक तरीके से हम देख सकते हैं कि जो अगर देखा जाए ग्रामीण स्तर पर अगर हम देखते हैं तो वहाँ वो पूरी जानकारी अच्छे से हमारे जो एफपीओ से जुड़े हुए किसान हैं वो और अच्छे से देते हैं। किसान का विश्वास दूसरे किसान पे ज़्यादा होता है तो वहाँ और भी ज़्यादा उनको मदद मिलती है। और खासतौर से रितेश जी अगर देखा जाए तो हमने जो तकनीकी को जब बढ़ावा देने की बात हम करते हैं तो हमने देखा कि फसल बीमा योजना में भी इसका एक तरीका एग्जीक्यूशन जो है वो हमें देखने को मिलता है, क्रियान्वयन हमने यहाँ भी देखा है नई तकनीक का। उस पर किस तरीके से कार्य चल रहा है? देखिए, फसल बीमा योजना में तकनीक के ऊपर हम बहुत ज़ोर दे रहे हैं शुरुआत से ही, चाहे वो एक पोर्टल का निर्माण रहा या जो CCE जो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हमारा होता है उसके लिए भी एक ऐप का निर्माण हमने पहले किया। लेकिन अब सोच इस तरफ बढ़ रही है कि कैसे जो CCE की प्रोसेस है उसको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाए, रिमोट सेंसिंग और दूसरी टेक्नोलॉजीज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वगैरह से हमने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं जो कि हम स्टेट्स को दे रहे हैं ताकि जो यील्ड एस्टिमेशन है उसको हम अच्छे से नई तकनीक के द्वारा करें। जी, इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया है जिसको हम येस टेक के माध्यम से बुला रहे हैं, यील्ड एस्टिमेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। जी, और ये पैकेजिंग क्योंकि हमारा अगला टेंडर सीज़न जो है वो अगले खरीफ 2023 से शुरू होगा, जिसके टेंडर अभी जनवरी फरवरी में स्टेट्स लॉन्च करेंगे, तो उस पर व्यापक तौर से हमने काम करके इसका एक रोल आउट का प्लान बनाया है। जी, साथ ही एक बहुत बड़ी जो हमारे को समस्या आती थी, जो कि किसान भाई बहन बोलते थे कि किसी प्रकार का ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी कि जब कोई शिकायत है या कोई सुझाव है उसको सुनने के बारे में कोई ऐसा प्रबंध नहीं किसानों को लगता था फील्ड पे। जी, तो हमने एक देशव्यापी एक सिंगल नंबर से एक ग्रीवेंस रिड्रेसल का पोर्टल बनाने की बात सोची है। ये पोर्टल इसका बीटा लॉन्च जिसको बोलते हैं, पहला वर्जन जो है उसका लॉन्च वो छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है और शीघ्र ही मुझे आशा है कि शीघ्र ही इसका हम व्यापक पूरे देश भर के स्तर पे जी, इस कृषि रक्षक पोर्टल का हम लॉन्च करेंगे ताकि किसानों की भी आवाज़ जो है वो बिल्कुल खेत से लेकर हम तक पहुंच सके। जी, और इंश्योरेंस कंपनीज़ को भी और स्टेट गवर्नमेंट भी एक ही पोर्टल पे रहेंगे। हम अपनी ओर से उसकी पूरी मॉनिटरिंग स्टेट और सेंटर करेगा। हमारी कोशिश ये है कि हर कॉल के जो हमें रिसीव हो उस पे हम किसानों से फीडबैक भी लें, पीछे दोबारा पूछा जाए उनको कि क्या उनकी पूरी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई कि नहीं हुई। जी, तो इस तरह से हम तकनीक पे आगे इसमें बढ़ रहे हैं। अगले टेंडर कोशिश यही कि अगर समस्याएं भी हैं तो ना सिर्फ उनको खत्म किया जाए बल्कि समाधान के तौर पर और किस तरीके की जो सुझाव हैं वो अगर किसान से आते हैं तो उनको भी अमल में लाया जा रहा है। यानी बेहतर स्थिति क्या हो सकती है इसके लिए लगातार देखिए प्रयास कर रहे हैं। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तमाम योजनाएं हैं जिनके ज़रिए कोशिश यही की जा रही है कि एक किसान को बेहतर सुविधाएं कैसे मिल सकती हैं। लेकिन जब एक बात का जिक्र आपने रितेश जी यहाँ किया कि जो किसान की शिकायतें ये सुनना भी बेहद ज़रूरी है। और नवनीत जी इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम एफपीओ को देखते हैं तो जाहिर तौर पर अलग अलग पद जो हैं वहाँ भी हमारे किसानों के ही होते हैं, लेकिन वहाँ पर अगर शिकायतें आ जाती हैं किस तरीके से या समस्याओं का जो समाधान है वो एफपीओ में एक सकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं। एफपीओज में हमें उनको जो उनके साथ जो जुड़ाव है वो जुड़ाव खेत से लेकर मार्केट तक करना पड़ेगा। उनके साथ हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उनको एडवाइजरी देना, शुरुआत में सैटेलाइट बेस्ड, ग्राउंड बेस्ड, सॉइल के जो मिट्टी से रिलेटेड जो उनको एडवाइजरी देनी है, सूटेबिलिटी, क्या उगाना है, कैसे उगाना है, कौन सी सीड्स लेने हैं, जैसे सर ने बताया अपने पैनलिस्ट साहब ने, उसके साथ साथ हम उसमें क्या और उगा सकते हैं या उसको किस तरीके से हम बेटर प्रोडक्शन और बेटर और कर सकते हैं प्रोडक्शन, उस पर काम करना, प्लस इंश्योरेंस के जरिए उसको करना और उसको लोन दिलवाना अलग अलग चीज़ों में जो अलग अलग समय पे उसको रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग समय पे उसको पैसे की जो ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ साथ उसको कभी अगर ड्रोन की ज़रूरत हुई तो ड्रोन एज अ सर्विस, एक नई तकनीक आई है जो ड्रोन एज अ सर्विस हम अपने एफपीओ भाइयों को दे सकते हैं, जो उनको ड्रोन खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उनको एज अ सर्विस एज अ सर्विस उनको मुहैया कराई जा सकती है। उसी तरीके से उनको
आप जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बना के, अगर हम जैसे प्राइवेट कंपनीज उनकी बात सुने जो हमारे पैनल पे आए हुए हमारे ऐप पे हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे एग्रोनॉमिस्ट से बात कर सकते हैं, क्लेम वालों से बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे क्लेम करना है। तो हमारे को एफपीओ को एक प्लेटफॉर्म देकर उनको मार्केट तक कैसे तक ले जाना है और किस तरीके से उनको कनेक्ट करना है, इस चीज पे हमें अपना कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, जो हम कर रहे हैं। और सरकार और सारे लोग जो इसमें सारे नोड्स पे लोग बैठे हैं, वो इसी तरीके से एफपीओस को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और खासतौर से राजेश जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि जो पारदर्शिता है वो एक महत्वपूर्ण कारक हमें यहाँ नजर आती है, जिस वजह से शायद एक किसान का विश्वास भी रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं वो अब एफपीओ से भी जुड़ रहे हैं। ये पारदर्शिता तो हमेशा ही बहुत ज़रूरी है किसी व्यवसाय में लंबे समय तक टिके रहने के लिए, हमारी कंपनी के लिए भी। और एफपीओ जब खुद व्यवसाय करना शुरू कर रहा है तो उसके लिए भी और उससे जुड़े हुए किसानों को आपस में एक पारदर्शी तरीके से एक सिस्टम बनाए। और ख़ास करके जो समस्याएं आती हैं, समस्याएं हमेशा जो सर्विस है उससे जुड़ी नहीं रहती, कई बार किसी लेवल पे कुछ त्रुटियां हो जाती हैं और उसकी वजह से समस्याएं आती हैं। अगर हम एक बहुत अच्छा सा कोई सिस्टम लगाते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन हो सके, किसान को अगर समस्या लगी या कंप्लेंट फील हुई तुरंत उसको कम्युनिकेट कर सके, तो उतने से ही आधी समस्या समाधान हो जाता है। क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन है दोनों साइड से, जहाँ से वो प्रोडक्ट चला है और जिस खेत में पहुंचा है, उस बीच में एक बढ़िया कम्युनिकेशन सिस्टम हमें बना के रखना पड़ता है। और ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर कोई किसान कहीं भी बोलता है कि हमने ये चीज़ अपने खेत में डाली है या इसको प्रयोग किया है, हमको जो अपेक्षित परिणाम है वो नहीं मिल रहा है, तो हम तुरंत वहाँ पे कोशिश करते हैं कोई न कोई आदमी उनसे कनेक्ट करे और कम से कम समय में उसकी बात को सुने और समझ के उसका समाधान करे। तो ये हर लेवल पर अब एफपीओ के साथ थोड़ा ये आसान हो जाएगा, क्योंकि एफपीओ का जो मैनेजमेंट है वो किसानों के हाथ में रहता है। तो कम से कम जो एक बिजनेस यूनिट है बेसिक लेवल की एफपीओ, और उसके बीच में एक विश्वास रहता है, क्योंकि वो भी किसान है और जो प्रयोग करने वाला है वो भी किसान है, तो वो वहाँ पे कोई रिस्क नहीं रहता। तो हमें लगता है कि अगर एफपीओ के माध्यम से किसानों को कोई सर्विस या कोई सामान या प्रोडक्ट दिया जाएगा, तो वहाँ पे कंप्लेंट को मैनेज करना, कम्युनिकेशन को बहुत त्वरित बनाए रखना आसान होगा। बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से, यानी एक सरलता जो है वो वहाँ पर रहनी चाहिए, क्योंकि किसान के लिहाज से अगर देखा जाए कहीं भी उन्हें दुविधा हुई तो शायद वो उनके लिए एक चुनौती बन जाता है, परेशानी खड़ी वो कर सकता है। इसलिए किस तरीके से पारदर्शिता जो है वो पूरी प्रणाली में रहे, किस तरीके से हम उसको सरल बना सकते हैं, ये अपने आप में बेहद ज़रूरी। और यहाँ कुलदीप जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने कहा कि न जाने ऐसे कई एफपीओ हैं जिनके साथ लगातार बीज उत्पादन पर आगे जो राष्ट्रीय बीज निगम है वो कार्य कर रहा है, लेकिन जो हमारे किसान हैं अगर वो डीलरशिप लेना चाहते हैं राष्ट्रीय बीज निगम की, तो क्या उसे भी सामूहिक तौर पर लिया जा सकता है? जी मुकुल जी, बिल्कुल सामूहिक तौर पर लिया जा सकता है। राष्ट्रीय बीज निगम की जो डीलर लेने की प्रक्रिया बहुत साधारण है। जो इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो हमारी किसी भी प्रक्षेत्र कार्यालय और 107 बीज बिक्री केंद्र देश भर में उपलब्ध हैं, जहां से इस आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो निगम की वेबसाइट है indiaseeds.com, उससे भी आवेदन पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जी आवेदन पत्र के साथ जरूरी दस्तावेज जैसे कि बीज लाइसेंस के संलग्न कर, और साथ में जो हमारी सिक्योरिटी फीस है जो कि 5,000 रुपये एक गाँव और तालुका लेवल के लिए और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए 10,000 रुपये, और स्टेट लेवल के लिए अगर डीलरशिप चाहते हैं एफपीओ तो उसके लिए 25,000 रुपया के साथ जमा करके अपना बीज व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए जो किसान हैं वो बीज व्यवसाय के रूप में भी अब आगे बढ़ सकते हैं, और खासतौर से जो एफपीओ है उनकी भूमिका काफ़ी अहम इसमें हो जाती है। और इसी तरीके से रितेश जी हम देखते हैं हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें भी काफ़ी सरल हमारे किसान के लिए कर दिया गया। आपसे पहले शिकायत रहती थी किसान की, काफ़ी चक्कर लगाने पड़ जाते हैं बैंकों के, तब जाकर शायद मैं अपनी फसल का बीमा करा पाता हूँ या जानकारी कुछ मिलती है, लेकिन अब हम देख पा रहे हैं कि उसमें भी काफ़ी सरलता जो है वो कर दी गई है। या कोई किसान अगर अभी तक उसने बीमा नहीं कराया है तो कौन से कागजात के साथ वो बीमा करा सकता है अपनी फसल का? देखिए हमारी तरफ से हमेशा कोशिश रही है कि किसानों को बिल्कुल सरल तौर पे इस योजना का लाभ मिल सके। जी इसी के चलते हमने बहुत माध्यम से एनरोलमेंट का अपनी प्रोसेस को बिल्कुल सुगम बनाया है, चाहे वो बैंकों के माध्यम से हो, चाहे वो कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो, या किसान स्वयं भी पोर्टल पे जाकर
अपने आप रजिस्टर अपने आप को कर सकता है। जी। साथ ही हमारा प्रयास ये रहा है कि किसान को ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े, उसको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स ना मांगे जाएं। जी। तो लगभग 90% के आसपास जितना अभी हमारा एरिया हम कवर करते हैं उसको हमने स्टेट गवर्नमेंट से इलेक्ट्रॉनिकली एंड टू एंड लैंड रिकॉर्ड इंटीग्रेशन कर दी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि किसान के जो अपनी डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ही हमारे पोर्टल पे स्वतः ही खींच के आ जाते हैं। जी। तो एंट्री करने में आसानी रहती है, बेहतर एंट्री होती है और ओवर इंश्योरेंस की प्रॉब्लम को भी हम टैकल कर पाते हैं। जी। तो बिल्कुल। लेकिन रितेश जी, क्योंकि जो कृषि है वो राज्य का विषय हो जाता है और कई जगह राज्यों में हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, किसान उसका लाभ नहीं ले पा रहे, लेकिन वहाँ के किसान जो हैं वो इच्छुक रहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी जो फसल है वो बीमा के दायरे में किसी तरह आई जा सके। और अब अलग अलग जो कृषि क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो निजी क्षेत्र काफ़ी यहाँ भी हमें सक्रिय नज़र आता है। किस तरीके से वो किसान जिनकी फसल का बीमा नहीं हो पाया है, क्योंकि राज्य पर ये निर्भर करता है, राज्य सरकारों पर भी, क्या उनके पास किस तरह के विकल्प हैं या उनको आप किस तरह का सुझाव देना चाहेंगे? देखिए मुकुल जी, ये जो योजना है जी वो राज्यों के लिए ऑप्शनल है। कुछ राज्य उसको ऑप्ट करते हैं जी, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन पीछे कुछ राज्यों ने इस योजना से विड्रॉ भी किया था जी। तो ऐसा एक मत भी बन रहा था कि शायद ये योजना सफल नहीं हो रही। बट मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि अब हमने इसमें व्यापक सुधार लाए हैं और रिसेंटली आंध्र प्रदेश जो है वो वापस इस योजना में शामिल हुआ है जी। और इसी करीब से वहाँ एनरोलमेंट भी हुई है और बहुत खुशी की बात ये है कि उन्होंने यूनिवर्सल एनरोलमेंट की है जी। यानी उनके यहाँ एक ई क्रॉप का पोर्टल है जिसमें हर किसान की सारी जानकारी है जी। तो उन्होंने पूरे किसानों के लिए इंश्योरेंस स्कीम जो है वो सब्सक्राइब की और हमारे पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिकली जुड़े हैं। तो किसान को सब्सक्रिप्शन देने की ज़रूरत नहीं, वो पोर्टल पे उसका जो डेटा है वो सीधा हमारे पास आ जाता है जी। और एक यूनिवर्सल उन्होंने कवरेज ली है जी। यानी किसान के लिए कोई चिंता का विषय भी नहीं है और उनकी फसल का बीमा भी देखिए किस तरीके से यहाँ हो जाता है। और इसी प्रकार से कोशिश यही है, जो हमारे एफपीओ हैं इसी वजह से हम कह रहे हैं कि मजबूत कड़ियाँ हैं जिनको जोड़ा जा रहा है लगातार। नवनीत जी, अगर देखा जाए ना सिर्फ फसल बीमा की हम बात करते हैं या दूसरे भी कई जोखिम हैं किसान के लिए, क्या एफपीओ जो हैं उन जोखिमों को लगातार कम कर रहे हैं? आपको लगता है ऐसा? एफपीओ एक, जैसा आपने बताया मुकुल जी, एफपीओ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी कड़ी है एक एक फार्मर तक पहुंचने के लिए और लाभ जो गवर्नमेंट का लाभ है उसको पहुंचाने के लिए जी। हमारा ये हमेशा से रहा है कि हम किस तरीके से इन किसानों को एफपीओ के थ्रू एफपीओ को मार्केट के तक पहुंचाना, ये काम हमने जो शुरू किया है, इससे हम जो भी हम काम कर रहे हैं अभी ग्राउंड पे और जो हम उनको पहुंचाना चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि किस तरीके से जोखिम, चाहे वो इंश्योरेंस से रिलेटेड हो या मार्केट तक पहुंचने की या उसका फसल ख़राब ना हो, उस तरीके की सारी चीज़ें उनको इन्फॉर्मेशन एक जगह पे उनको प्रोवाइड करी जाए। उनको अग्रणी ऐप जो हमारा ऐप है उसको ऐप के थ्रू उनको जोड़ के मार्केट में जो हमारा सेंटर है, कलेक्शन सेंटर, उससे जोड़ के वो उनको मार्केट एक्सेस दिलाई जाए। ये काम जब तक हम वो एंड टू एंड नहीं करेंगे और फिजिकली प्रेजेंट होके नहीं करेंगे, तब तक उनको प्रॉब्लम जो हमारे किसानों को है वो आती रहेगी। वो हमें ख़त्म करना है वो मामला। जी बिल्कुल। देखिए, जो समस्या है तो समाधान भी है और ख़ासतौर से हमारे जो एफपीओ हैं उसी समाधान की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आवश्यकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान हैं इनसे जुड़ सकें और इसी वजह से उत्तर प्रदेश में, जैसा हमने आपको बताया, 23 दिसंबर को एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है जिसमें तमाम जो एफपीओ हैं कृषि से जुड़े हुए वो शामिल होंगे। और ज़ाहिर तौर पर किसान के लिए बेहद ज़रूरी, क्योंकि इस तरह का जब समागम होता है तो किसान के लिए बहुत आसानी होती है, वो जान सकता है तमाम जानकारियों को। और अगर वो एफपीओ से जुड़ना चाहता है तो उसके पास ये भी एक विकल्प है कि कैसे वो ना सिर्फ एफपीओ से जुड़ सकता है बल्कि जो स्थिति बनी हुई है उनकी खुद की, उनके परिवार को लेकर या खासतौर से जब पूरे गांव की हम बात करते हैं तो उसमें भी सुधार हो सकता है। लेकिन आवश्यकता है सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाने की। फिलहाल हमें भी यहाँ आगे बढ़ना होगा। हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं उपज से बिक्री तक। जी हाँ, किस तरीके से एक किसान को तमाम जो कड़ियाँ हैं वो जोड़ने में पहले समय लगता था, लेकिन अब ये जो कड़ियाँ हैं खुद ब खुद जुड़ती जा रही हैं और किसान को सिर्फ उसके खेत पर ही हम देखते हैं, जो उनकी उपज है वो बाजार तक पहुँच जाती है। पहले किसान शायद इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो उनकी उपज है वो खुद ही बाजार तक चली जाएगी, उनको किसी तरह की जो मेहनत है वो नहीं करनी होगी, क्योंकि किसान लगातार मेहनत करता था अपनी फसल के लिए, अच्छे उत्पाद के लिए और उस मुनाफे के लिए जिसमें उसको शुद्ध लाभ नहीं मिल पाता था। लेकिन अब किसान का ना सिर्फ जो मुनाफा है वो बढ़ता हुआ नजर आता है और किसान और भी अच्छे ढंग से जो मेहनत है वो करते हैं, क्योंकि उनको पता है जितनी मेहनत करेंगे जाहिर तौर पर उतना लाभ उनको मिल सकेगा। और इसमें उनकी मदद के लिए जो एफपीओ हैं लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राजेश जी, जानना चाहेंगे आपसे, अभी जैसे ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो किसान के लिए जो जोखिम है उनको कम करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास यही किए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जब हम बिक्री की बात करते हैं किसान के लिए, तो वहाँ जब बाजार की बात कही जाती है, बिक्री की बात कही जाती है, तो किसान को जानकारी की वहाँ कुछ कमी नज़र आती है। तो क्या अब हमें किसान को जो बाजार की स्थिति है उसके अनुरूप हमें ढालना होगा? किसान को बाजार के अनुरूप ढालना होगा, ये सच आप बोल रहे हैं। और क्योंकि खेती में अगर हमें लाभ को बढ़ाना है तो बाजार का ध्यान तो रखना पड़ेगा जी। हमारे यहाँ एक प्रथा है कि अगर किसी चीज़ का रेट बहुत अच्छा रहा जी तो अगले आने वाले सीजन में उसका एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, जबकि ठीक उसके बाद जब एरिया बढ़ता है, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो फिर अपने आप रेट डाउन हो जाता है, क्योंकि मार्केट में आवक बढ़ जाती है और रेट डाउन हो जाता है। जी बिल्कुल। इसके लिए ज़रूर कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए और जिससे कि किसानों को मार्केट इंटेलिजेंस की सूचना जाए। यहाँ फिर वही बात आती है कि कैसे सूचना जाए जी। और विदेशों में सिस्टम है कि वहाँ के बड़े बड़े किसान वो रिसर्च बेस्ड खेती करते हैं। उनको पता होता है कि ब्राज़ील में बैठा हुआ किसान को पता होता है कि पूरी दुनिया में किस चीज़ की खेती बढ़ रही है, घट रही है, उसके हिसाब से वो अपनी खेती का निर्णय लेता है। जी। हमारे यहाँ इस पे काम करने की जरूरत है। हालांकि लेकिन हमारे देश का किसान भी अब बदल रहा है, भले ही संख्या क्योंकि छोटे और सीमांत किसानों की हमारे देश में ज्यादा है, लेकिन एक तरीके से हम देख सकते हैं जो कृषि की आर्थिकी है आपके अनुसार उसको किसान को समझना चाहिए। जो डिमांड सप्लाई के रूल हम देखते हैं उसकी जानकारी किसान को होगी तो शायद ना सिर्फ जो विविधता है वो फसलों में आएगी और फिर मुनाफा ज़्यादा मिल सकेगा। ये तो हो रहा है, लेकिन बहुत कम संख्या में किसान इसको समझ पाया है। और आप जाएंगे कहीं पे गांव में जाएंगे तो कुछ 2-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत स्मार्ट तरीके से डिसीजन लेते हैं कि अभी गन्ना करना है कि आलू करना है या क्या फसल करना है, वो डिसीजन लेके फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन बहुतायत से किसान अभी भी उन चीज़ों से दूर हैं, सूचनाओं से दूर हैं। हालांकि तकनीकी ने बहुत बदलाव किया है। अभी गाँव में बैठा हुआ एक आदमी देख सकता है कि यहाँ से 50-100 किलोमीटर दूर किस मंडी में क्या रेट है। खास करके ई नाम की हमें सराहना करनी पड़ेगी। ई नाम के एप्लीकेशन में आप अपना टमाटर या कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं तो वो मिल जाती है। तो अभी सुविधाएं हैं, बस जागरूकता पे थोड़ा और काम करने से चीजें धीरे धीरे बदलेगी। और एफपीओ एक बड़ा माध्यम हो सकता है जो ज्यादातर लोगों को ये सूचनाएं पहुंचाने में मदद करे। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक कारगर विकल्प के तौर पर देखिए जो एफपीओ हैं वो हमें नज़र आते हैं। और कुलदीप जी, अगर देखा जाए, क्योंकि जब हम बीज को लेकर बात करते हैं तो ना सिर्फ पारंपरिक फसलें बल्कि हमारे आज के समय में जब हर तरह की फसलों की जब हम बात करते हैं तो अब शायद हमारे पास बीज की उपलब्धता भी ऐसी है कि हम एक फसल के साथ अगर दूसरी फसल लेना चाहते हैं तो किसान इसको भी अपना रहे हैं। ना सिर्फ विविधता बढ़ रही है बल्कि एक मुनाफा जो है वो भी किसान के लिहाज से बढ़ रहा है। मुकुल जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब किसान बहुफसली की प्रोडक्शन की तरफ जा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अभी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है तो स्ट्रेस टॉलरेंस वैरायटीज़ के बीज भी राष्ट्रीय बीज निगम पैदा कर रहा है, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ बीज के उत्पादन पर फर्क न पड़े। जी। और इसके साथ साथ पोषक तत्वों से युक्त वैरायटियाँ जिसको हम बायोफर्टिफाइड सीड्स कहते हैं, वो बीज भी राष्ट्रीय बीज निगम इनके उत्पादन को लेकर आ रहा है, जिससे वो किसानों के लिए और देश की जनता को अच्छा पोषक वाले जो है दलहन तिलहन मिल सके।
जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ देखिए आवश्यकता यही है, ना सिर्फ खाद्य सुरक्षा बल्कि पोषण सुरक्षा के लिहाज से भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और नवनीत जी, अगर देखा जाए, क्योंकि ना सिर्फ पोषण सुरक्षा, बतौर उत्पादक अगर हम देखते हैं तो वहाँ भी एक जागरूकता आई है। जो भोक्ता है वो तो जागरूक हुआ ही है, अगर हम मिलेट्स की भी अगर बात करते हैं यहाँ पे, लेकिन अब जो किसान है उनको भी ये समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ फ़ायदा ज़्यादा है, और FPO जो है लगातार उनको इस बात के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। बिल्कुल मुकुल जी, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा जो ब्रांड है नरिश, उसमें अनपॉलिश्ड दाल जो खेत से डायरेक्टली हम पैक करते हैं, वो उसको बिना किसी प्रोसेसिंग के करते हैं। हम जो उठाते हैं वो FPO से और लोकल मंडी से जो उठाते हैं जी। अभी जो वो अंडरस्टैंडिंग है तकनीक की, जैसा राकेश जी ने बताया कि अगर हम तकनीकी जो है वो हम अपने FPO को समझाएं और उनको हम विजिबिलिटी दें, ट्रांसपेरेंसी दें इन टर्म्स कि वो कितने फार्मर उसके साथ जुड़े हुए हैं, वो क्या पैदावार ला रहे हैं। जैसे आपने प्राइस मैकेनिज़्म जो है, जो प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज़्म है, वो हम ऑलरेडी हमारी रिसर्च टीम डेवलप कर रही है। उसके साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ई मंडी का ऐसा प्रोसेस लाया जाए अपने अग्रणी ऐप पे, जिसमें हमारा जो किसान है और हमारा जो FPO है वो ई मंडी के थ्रू हमसे जुड़े और वहीं पे प्राइस डिसाइड हो मार्केट के बेसिस पे। और हम इंटरनेशनल जो हमारे ब्रांड्स हैं, इंटरनेशनल इंपोर्टर्स हैं, उनको भी उस प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि हम इन लोगों को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ही प्लेटफॉर्म पे लाकर उनको हम मार्केट एक्सेस दिलवाएं और साथ ही साथ उनको खेत की भी एक्सेस हो, क्या उगा रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या उनकी पैदावार है या उनकी क्या कंडीशन है, हेल्थ क्या है, ये सारी सैटेलाइट बेस्ड वो देख सकते हैं अपना खेत, उनके अंदर सारे किसान जो है। तो ये तकनीक उन तक पहुंचानी पड़ेगी, उनको सिखाना पड़ेगा। अगर वो और ये सीख भी रहे हैं, बहुत सारे किसान बहुत जागरूक हैं जैसे बता रहे थे, और वो कर रहे हैं ये काम अब, लेकिन हमें इसको और व्यापक तरीके से सारे देश में फैलाना पड़ेगा, पूरे भारतवर्ष में करना पड़ेगा इसको। जी बिल्कुल, देखिए पूरे भारतवर्ष में हमें लगातार इस तरह की ही जो जागरूकता है उसको और बढ़ाना होगा हमें, जिससे जो किसान है वो जागरूक हो सकें और कितना फ़ायदा उनको, जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है इनसे जुड़कर मिल सकता है, इस बात को समझना भी उनके लिए बेहद ज़रूरी है। और खासतौर से रितेश जी, अगर हम देखते हैं, ना सिर्फ हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर बात करते हैं, किसान जो है इससे जुड़ भी रहे हैं, डिजिटली जो है किसान इसके लिए जागरूक भी हो रहा है, लेकिन किस तरीके से, क्योंकि एक किसान को ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर वो अपनी फसल का बीमा करा रहा है तो किस तरीके से, क्या आने वाले समय में उनको और भी जो किस तरह की सलाह की अगर आवश्यकता होती है तो इस योजना के तहत वो उनको मिल सकती है या नहीं। जी देखिए, समय समय पर मंत्रालय द्वारा कोशिश की जाती है कि जो किसानों को सलाह है खेती के बारे में वो दी जाए, और इसी के चलते हमारे एक्सटेंशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम करते रहते हैं जी। किसान कृषि विकास केंद्र भी इसी ओर अग्रसर रहते हैं जी। और मंत्रालय की ये कोशिश है, भारत सरकार की ये कोशिश है कि समय समय पर ऐसी सलाह किसानों को मिले। साथ ही हमारे जैसे लीड्स कनेक्ट और जो अन्य एग्रीप्रेन्योर जिनको हम बोलेंगे जी, वो भी डिजिटल माध्यम से, और मंत्रालय का अब ये मानना है कि ऐसी सर्विसेज को हम ऐप के माध्यम से, देखिए आज भारतवर्ष में लगभग हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचने की कगार पर है जी, और जितनी तरक्की हमने स्मार्टफोन और मोबाइल टेलीफोनी में की है वो शायद ही दुनिया में कहीं हुई होगी। तो मंत्रालय की अब ये बहुत बड़ा कोशिश है कि हम स्टार्टअप्स और ऐसी एग्रीप्रेन्योर कंपनीज़ को, एग्रीटेक कंपनीज़ को हम सपोर्ट करें जी, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ना केवल किसान तक पहुँचे, लेकिन वो तकनीक का उपयोग करते हुए भी, चाहे वो रिमोट सेंसिंग की, सैटेलाइट डेटा की या किसी और तकनीक का उपयोग करते हुए ऐसी सलाह उन तक पहुँचे और हम उन्नत खेती की ओर बढ़ें। जी बिल्कुल। तो देखिए कैसे उन्नत खेती की तरफ बढ़ा जा सकता है, और इस दिशा में बढ़ने के लिए जो कदम हम उठा रहे हैं, अलग अलग कदम हैं सरकार की तरफ से भी, और जो हमारे FPOs हैं उनको देखिए ना सिर्फ सरकार की तरफ से भी मदद जो है वो दी जा रही है। और राजेश जी, अगर जिस तरीके से अब उत्तर प्रदेश में जो आयोजन होने जा रहा है, हमारे जो FPOs हैं उसका कॉन्क्लेव को लेके, क्या आप इसको देखते हैं, कितना ज़रूरी इस तरह के जो आयोजन अगर होते रहें किसानों के नज़रिए से? ये आयोजन इसलिए ज़रूरी है कि जो मेन स्ट्रीम एग्रीकल्चर वैल्यू चेन इकोसिस्टम है जी, जो बैकवर्ड साइड में और फॉरवर्ड साइड में है, वो और FPO जो बन रहे हैं तेज़ी से, वो नज़दीक आएँ
और एक दूसरे की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करें, खास करके साझेदारी हो आपस में और एक विश्वास बने जिससे कंपनियां भी अपना प्लान कर सकें कि हम एफपीओ के माध्यम से कुछ नया प्लान कर सकते हैं। और ये उत्तर प्रदेश का जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बहुत सारी कंपनियों ने इसमें भाग लेने की इच्छा जताई थी और लगभग 1000 फार्मर प्रोड्यूसर का ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे और सारी कंपनियां अपने अपने उत्पाद और सर्विसों को वेबिनार के माध्यम से पहले बता रही हैं, फिर उस लीड के माध्यम से उनसे टाई अप भी करेंगी और एक नई शुरुआत होगी जिससे एफपीओ एग्री इकोसिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बन जाएगा और धीरे धीरे बाकी के देश के और इलाकों में भी इस चीज़ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। जी बिल्कुल, तो देखिए ये काफ़ी ज़रूरी है और नवनीत जी आप भी इस बात से सहमत होंगे कि ना सिर्फ किसान के लिहाज से बल्कि जो एफपीओज़ हैं उनके लिए भी ज़रूरी कि अगर उन्हें और अपना ज़्यादा ना सिर्फ हम कह सकते हैं जो अगर प्रसार उनको करना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़ सकते हैं और इस तरह के जो आयोजन हैं उनसे बेहतर माध्यम कुछ नहीं। इस तरीके के आयोजन की शुरुआत अभी हुई है और मेरा ये मानना है कि हमें हर एक राज्य में ऐसा आयोजन करना चाहिए और हमारा ये मानना है कि किसान किस तरीके से किसान को प्रोत्साहित करें कि उससे जो उसके पिन कोड के आसपास कोई भी अगर एफपीओ है तो उस एफपीओ के साथ वो अपने आप को जुड़े और अपने साथ वो पूरी समूह में इसके साथ मिलकर हमारे साथ वो करे। एक चीज़ मैं आखिर में ये जोड़ना चाहूँगा कि हम जो खरीदते हैं मार्केट में वो टनों में होता है, बहुत बड़ा होता है, हम एक एक फार्मर के पास जाके इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। हमें वो जो एफपीओ है वो स्केल देता है, वो स्केल हमें एक फार्मर समूह के में ही मिल सकता है, वो हमें करना है, वो उसमें वो समूह हमें चाहिए। जी बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुलदीप जी आप भी इसमें कुछ कहना चाहेंगे, इस तरह के जो आयोजन हो रहे हैं वो कितने ज़रूरी आज के समय में जब हम कृषि में आधुनिकता की बात करते हैं? तो जो कृषि की नई तकनीकी जानकारियां हैं उसके लिए मैं समझता हूँ इन आयोजनों का बहुत अच्छा प्रभाव किसानों के ऊपर पड़ने वाला है कि और बीज के बारे में तो कहा जाता है कि जैसा काटोगे जैसा बोओगे वैसा काटोगे। जी तो जो अच्छे अच्छे बीज हैं उनकी तकनीकी जानकारियाँ एफपीओ के माध्यम से किसानों तक पहुँचेंगी और किसान इससे लाभान्वित होंगे। जी बिल्कुल, किसान लाभान्वित उनसे ज़रूर होंगे। और अंतिम टिप्पणी रितेश जी आपकी हम चाहेंगे, लाभ जो है वो तभी बढ़ता है जब सरकार की तरफ से भी जो कदम है लगातार उठाए जाते हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से वर्तमान सरकार जो है वो कृषि और हमारे किसानों को लेकर पूरी तरीके से फोकस नज़र आती है, प्राथमिकता सरकार की यहाँ नज़र आती है। कितना महत्वपूर्ण रहेंगे इस तरह के जो आयोजन हैं? देखिए केंद्र सरकार में किसान से रिलेटेड जो नीतियां हैं उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इस सरकार में हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक को किसान तक पहुंचाया जाए, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो उन्नत खेती हो, चाहे वो एफपीओज़ हों। इन सभी इंटरवेंशन की तरफ से भारत सरकार ये चाह रही है कि हमारा किसान अब उन्नत खेती की ओर बढ़े। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास तभी सफल हो पाएंगे जब हम सब मिलके इसमें अपनी समर्थन दें, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन या कंपनियां हैं या और दूसरी प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स हैं। सभी को मिलके किसानों के लिए हमें कार्य करना पड़ेगा और भारत सरकार इसके लिए कृत संकल्प है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो प्रयास हैं भारत सरकार द्वारा वो किए जा रहे हैं और काफ़ी सकारात्मक ये प्रयास हो रहे हैं। अब तो हम कह सकते हैं जो परिणाम हैं इनके वो हमारे सामने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सरकार अब ये बेहतर तरीके से जानती है जो किसान की आवश्यकताएं क्या हैं, क्योंकि किसानों को पूरी तरीके से एक अलग अलग मंच जो हैं वो दिए गए जहाँ पर वो अपने सुझाव रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अलग अलग योजनाओं से उन्हें जोड़ा गया। और जो किसान की आवश्यकताएँ हैं वो सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ खाद या बीज की नहीं है, वो तकनीकी जानकारी की भी है, वो मशीनरी की भी है और वो नई नई तकनीक को अपनाने के लिए भी है, वो एक किसान से व्यापारी तक का जो सफ़र है वो तय करने की भी है। और इसी वजह से अलग अलग जो प्रयास हैं वो अब फलीभूत होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं और उसी वजह से हम कह भी रहे हैं अब जो किसान है वो एक सफल उद्यमी के रूप में बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अपनी उपज से लेके बिक्री तक के इस सफ़र में अब जो किसान है इस देश की कृषि को पूरी तरीके से बदल रहा है और अब इस देश की कृषि जो है वो आधुनिक कृषि में परिवर्तित होती नज़र आ रही है। फिलहाल आज हमने विचार विमर्श में यही यहाँ आपको जानकारी दी कि किस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में आयोजन
होने जा रहा है FPO को लेकर। वहाँ लगभग 1000 की संख्या में जो FPO से जुड़े किसान हैं वो तो पहुँचेंगे, अलग अलग 1000 की संख्या FPO की है जो कि कृषि क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं और कोशिश यही कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जो हैं इनसे जुड़ सकें। हमारा खास पैनल, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी ने हमारे साथ इस कार्यक्रम में यहाँ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाना आप सभी ने, उपज से लेकर बिक्री तक का जो सफ़र है आसान नहीं है, लेकिन इसको आसान बनाने के लिए किस तरह के जो कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, किस तरह के जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं, और वाकई जो प्रयास हैं सराहनीय तो हैं ही, बल्कि हमारे किसानों के लिए ज़रूरी भी हैं और उसी वजह से किसान अपना विश्वास भी इन पर पूरी तरीके से जता रहे हैं। आपको बता दें, अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमें ईमेल भी कर सकते हैं, उसको हम शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में विषय के तौर पर। फिलहाल हमारी ईमेल ID है विचार-08@gmail.com। तो फिलहाल आज के लिए इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।